बता रहा हूं आप लोग को आयंगर व्यवस्था। तो आयंगर व्यवस्था क्या था? विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से कई पार्ट्स में विभाजित किया गया था। ठीक है, जैसे अभी भारत को प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया ना, देश, राज्य, जिला, प्रखंड, ग्राम बांटा गया ना, ताकि छोटी छोटी इकाइयों में यदि बांट दिया जाए तो क्या होगा, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होगी और अच्छा से प्रशासन चलेगा। उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य को भी बांटा गया था, कई प्रशासनिक दृष्टि से कई पार्टों में बांटा गया था। तो सबसे ऊपरी होता था उसको राज्य कहते हैं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य था। राज्य के नीचे प्रांत होता था, प्रांत के नीचे आपका वार्ड नाडु, शायद थोड़ा देखेंगे दादा, सब वालनाडु ही है। वालनाडु, इसको जिला कह सकते थे, वाल नाडु। और वालनाडु के नीचे क्या होता था? नाडु। नाडु। तो वालनाडु को आप गांव जिला कह सकते हैं, है ना। अभी का जो जिला है वो वालनाडु समझ लीजिए, और ये समझ लीजिए गांव। क्या समझ लीजिए? गांव। तो ध्यान देंगे, मैं क्या बताया कि विजयनगर को साम्राज्य को चलाने के लिए इसको कई प्रांतों में बांटा गया था। तो सबसे ऊपरी पायदान में था राज्य, राज्य से छोटा प्रांत होता था, प्रांत से छोटा वालनाडु होता था, जिसको जिला कहा जाता था, और सबसे नीचे होता था नाडु, जो कि गांव था। और विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई, प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई जो थी वो था नाडु, यानी कि गांव। और इस गांव को चलाने के लिए 12 लोगों का एक समिति बनाया जाता था, यानी 12 लोगों का एक समूह बनाया जाता था जो उस गांव को चलाता था। और इसके बदले में इसको कर मुक्त कर दिया जाता था। कर मुक्त मतलब इस 12 लोगों से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स लिया नहीं जाता था, समझ रहे ना, यानी इनको टैक्स मुक्त किया जाता था, टैक्स फ्री, यानी कर मुक्त कर दिया जाता था। और यही 12 लोग मिलकर इस गांव को चलाते थे। फिर दूसरा भी गांव होगा, वहां भी 12 लोगों का समूह होगा, तीसरा भी गांव होगा, 12 लोगों का समूह होगा, जैसे भी ग्राम पंचायत है, समझ रहे ना। तो विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी गांव, जिसको 12 लोगों का समूह चलाता था। और जो 12 लोगों का समूह चलाया जाता था, इसी का नाम था आयंगर। यानी ये जो 12 लोगों का समूह था, ये क्या कहलाता था? आयंगर। और इस सिस्टम को क्या कहलाया गया? आयंगर सिस्टम, यानी कि आयंगर व्यवस्था। तो हम लोगों ने न्यायांकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था दोनों समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य में यहाँ की सिंचाई व्यवस्था, यहाँ का व्यापारिक व्यवस्था। क्या बेटा आगे? सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था, ध्यान दीजिए, विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था क्या रहते हैं? विजयनगर सिंचाई व्यवस्था। चूंकि विजयनगर साम्राज्य, मैंने पहले भी बताया था कि तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी, दो नदियों के बीच का जो भाग था दोयाब, यहाँ पर बसा हुआ था। इसलिए यहाँ का जो जीविकापार्जन, यानी यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था खेती का। इसलिए यहाँ के जितने भी राजा हुए, उन्होंने यहाँ की खेती को बेहतर करने के लिए, यानी खेती पर ध्यान दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया, और इसके लिए कई तरह के सिंचाई व्यवस्था का प्रावधान किया, जिसमें कि नहर बनवाने का काम किए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सिंचाई के लिए नदियों को, पानी को बांध कर डैम बनाया जाता था और उससे नहर निकाला जाता था। उसमें कुछ ऐसे नहर हैं जो बनाए गए थे। ठीक है, थोड़ा सा किताब देंगे। हाँ, कौन सा है? वो अलग चीज है। क्या रहते हैं? इसमें से एक का हौज का नाम था कमलपुरम जलाशय। इसे आसपास खेतों की सिंचाई की जाती थी, और इससे नहर भी निकलती थी, जिसको हिरिया नहर भी कहते हैं। राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए जलाशय को आंखों देखा हाल विदेशी यात्री डेनवर्स पेज ने इस प्रकार किया है। यानी उन्होंने बताया कि यहाँ का नहर कैसा था। एक विदेशी यात्री ने बताया है, राजा ने एक जलाशय का निर्माण कराया, 2 पहाड़ियों के महाने का जल उसमें एकत्रित होता था। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने थे, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए थे। यह स्तंभ ऊपरी भाग पर कुछ पाइपों में जुड़े हुए थे,
जिनमें यह बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई होती थी। इस जलाशयों के निर्माण लगभग 15 से 20 हजार लोग काम करते देखा गया है। यानी एक फॉरेन ट्रेवल्स आया था विजयनगर और वहां के बारे में उसने एक्सप्लेन किया। तो इससे पता चलता कि विजयनगर साम्राज्य में कृषि को बेहतर करने हेतु वहां के राजाओं ने सिंचाई व्यवस्था का भी उचित प्रबंध किया। इसके अलावा यहाँ का जो व्यापार था, ट्रेड, व्यापारिक, ये तो सिंचाई व्यवस्था हो गया। हवाया व्यापार यानी कि यहाँ